Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट आज का अपना जो टेस्ट का टॉपिक था वो था सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। और पिछले टेस्ट में जो 25 अगस्त को हुआ था उसका भी टॉपिक सेम ही था। मैंने आपको बताया था कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए अपने जो नेक्स्ट टेस्ट था यानी आज का 27 अगस्त का वो टॉपिक अपने कैंसिल करके यही टॉपिक रखा था, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से ही आज का टेस्ट होना था। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्यों ना अपने पूरे टॉपिक को क्लियर करके चलें। तो आज के इस लेक्चर में या आज के अपने इस क्विज में भी अपने पूरे क्वेश्चन है वो कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो 29 अगस्त को भी जो अपना टेस्ट रहेगा वो सेम ही टॉपिक से रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस का रहेगा। तो ये तीन क्विज मिलकर या तीन लेक्चर मिलकर ये एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो पाएगा। अगर ये अपने नहीं रखते हैं कंटिन्यू तो फिर आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं और जिन क्वेश्चंस को मैं कवर करना चाहता हूँ फिर वो कवर नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो 29 अगस्त है उसके लिए भी आपका जो प्रिपरेशन है वो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होना चाहिए, यानी कृषि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसी टॉपिक से आपका टेस्ट होने वाला है। तो ये चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और आज का जो अपना टेस्ट है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टेस्ट भी इसी टॉपिक का रहने वाला है, लेकिन क्वेश्चन है वो डिफरेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट नंबर जो 6 है अपना। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस कौन से ईयर को डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2008 और डी ऑप्शन है 2011। कुछ जो इंटरनेशनल ईयर या जो यूएनए के ईयर थे उनका डिस्कस अपने पिछले टेस्ट में किया था, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है उनका अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस किसे डिक्लेयर किया गया था? क्विकली आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है 2004। 2004 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है नीम पेटेंट ईयर। नीम पेटेंट ईयर कब डिक्लेयर किया गया था, कब घोषित किया गया था? ए ऑप्शन है 2006, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2008 और डी ऑप्शन है 2011। तो नीम पेटेंट ईयर आपसे पूछा है तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 2006, बी ऑप्शन 2005, सी ऑप्शन 2008 और डी ऑप्शन है वो 2011। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर है 2005, बी ऑप्शन राइट है। एक चीज ध्यान रखना, नीम पेटेंट ईयर है वो तो डिक्लेयर किया गया था 2005 को, और जो सीधा नीम ईयर है वो डिक्लेयर किया गया था 2007 को। नीम पेटेंट ईयर की क्या कहानी है, देखो नीम और हल्दी अमेरिका ने पेटेंट करवा लिए थे, लेकिन नीम और जो हल्दी है वो भारत की जो मेडिसिनल या मेडिसिन की जो एक पद्धति है, सिस्टम है आयुर्वेदा, उसके अंदर हजारों सालों से ही नीम और जो अपने टर्मरिक यानी जो हल्दी है उसका डिस्कस मिलता है। तो अमेरिका से ये पेटेंट छुड़वा के भारत ने अपने नाम पेटेंट करवाया था, इसलिए अपने इसको नीम पेटेंट ईयर बोलते हैं। तो नीम पेटेंट ईयर है वो 2005 है, और अगर आपसे कोई पूछ ले सीधा नीम ईयर पूछ ले तो वो 2007 है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है ईयर ऑफ पार्थेनियम घोषित किया गया था। पार्थेनियम बोले तो गाजर घास, और भारत में फसली जो फसल है या मतलब फसली क्षेत्र का जो सबसे खतरनाक मतलब वीड है वो पार्थेनियम है। तो ईयर ऑफ पार्थेनियम घोषित किया गया था। ए ऑप्शन 2006, बी ऑप्शन 2005, सी ऑप्शन 2008 और डी ऑप्शन 2011। ये डिक्लेयर करने का ये था भी अपने को, भारत को है वो इरिडेक्शन प्रोग्राम चलाना है पार्थेनियम के लिए। इरिडेक्शन का मतलब जड़ से खत्म करना है, तो इसके लिए इस ईयर पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो ईयर ऑफ पार्थेनियम किसको कहा जाता है? तो फटाफट राइट आंसर कीजिए इसका, ईयर ऑफ पार्थेनियम। ईयर ऑफ पार्थेनियम है वो भी 2005 को ही कहा जाता है। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नीम पेटेंट ईयर भी 2005 है और ईयर ऑफ पार्थेनियम है वो भी 2005 है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन कब डिक्लेयर किया गया था? डेजर्ट यानी मरुस्थल और डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थल और मरुस्थलीकरण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? ए ऑप्शन 2006, बी ऑप्शन 2005, सी ऑप्शन 2008 और डी ऑप्शन 2011।
ये ईयर डिक्लेयर करने का मतलब था कि यहाँ पर टारगेट क्या करना है, टारगेट ये करना है कि डेजर्ट जो है वो कम से कम और डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए, मरुस्थलीकरण को रोका जाए। यानी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मरुस्थल में बदल रही है या डेजर्ट में बदल रही है, तो उसको रोकने के जो प्रयास है वो इस ईयर में सबसे ज्यादा रहे होंगे। तो ये कब डिक्लेयर किया गया था, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन है। तो इसका राइट आंसर है, आपने दे दिया होगा राइट आंसर, मैं बताऊं राइट आंसर है 2006। ए ऑप्शन राइट है इसका, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन 2006 को डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल पोटैटो ईयर एंड सैनिटेशन। तो इंटरनेशनल पोटैटो ईयर और सैनिटेशन जो है वो कब डिक्लेयर किया गया था। देखो, ए ऑप्शन है 2006, बी ऑप्शन है 2005, सी ऑप्शन है 2008 और डी ऑप्शन है 2011। ए ऑप्शन 2006, बी ऑप्शन 2005 और सी ऑप्शन 2008 और डी ऑप्शन 2011। एक थोड़ा सा हिंट और दे देता हूं, अगर आपको पता हो तो, इनमें से इसी ईयर को फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी ईयर भी डिक्लेयर किया गया था, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी ईयर। तो मैं ये पूछ सकता हूं इंटरनेशनल पोटैटो ईयर एंड सैनिटेशन और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी ईयर किसको डिक्लेयर किया गया था, तो आंसर कीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 2008, यानी 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो एंड सैनिटेशन, और उसके अलावा मतलब इसको ही फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी ईयर डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेशनल फॉरेस्ट ईयर। इंटरनेशनल फॉरेस्ट ईयर कब डिक्लेयर किया गया था, यानी अंतरराष्ट्रीय वानिकी वर्ष कब घोषित किया गया था। ए ऑप्शन है 2010, बी ऑप्शन है 2005, सी ऑप्शन है 2012, डी ऑप्शन है 2011। तो फटाफट क्विकली आंसर कीजिए जी, इंटरनेशनल फॉरेस्ट ईयर कब डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 2011 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल फॉरेस्ट ईयर। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, इंडियन वाटर कंजर्वेशन ईयर। इंडियन वाटर कंजर्वेशन ईयर कब डिक्लेयर किया गया था, और इसी को यूएन ने वाटर कॉर्पोरेशन ईयर भी डिक्लेयर किया था। वाटर कॉर्पोरेशन यानी जैसे बहुत सारे ऐसे इरिगेशन प्रोग्राम हैं जो आसपास की कंट्री में कॉमन होते हैं, जैसे डैम है वो कॉमन हो सकता है, कोई नदी बह रही है कोई, यानी रिवर है वो कोई 2 कंट्री के 3 कंट्री के बीच में कॉमन हो सकती है। तो उसको लेकर जो कॉर्पोरेशन का जो ईयर है वो भी यूएन ने इसी वर्ष घोषित किया था जिस वर्ष इंडियन वाटर कंजर्वेशन ईयर घोषित किया गया था। तो इसका आप ऑप्शन बता रहा हूं मैं, आप राइट आंसर कह दिए। ए ऑप्शन है 2014, बी ऑप्शन है 2015, सी ऑप्शन है 2012 और डी ऑप्शन है 2013। तो कौन से ईयर को इंटरनेशनल वाटर कंजर्वेशन ईयर और यूएन ने मतलब वाटर कॉर्पोरेशन ईयर डिक्लेयर किया था, फटाफट आंसर कीजिए इसको। यहाँ पे दोनों याद रखने जो मैंने आपको बता दिया ना, यूएन वाटर कॉर्पोरेशन ईयर भी पूछा जा सकता है। ये था अपने, देखो हाँ इसकी यहाँ पे एक थीम भी थी इंडियन वाटर कंजर्वेशन ईयर की, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी पानी की जो एफिशिएंसी है, इरिगेशन एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना है। एफिशिएंसी दक्षता तो समझते होंगे भी, एक आप 10 लीटर में मान लो 1 किलो गेहूं प्रोड्यूस कर रहे हो, वहीं 10 लीटर में 1.5 किलो प्रोड्यूस करो, तो वो एफिशिएंसी बढ़ गई ना पानी की। जैसे आप ड्रिप इरिगेशन लगाते हो तो ड्रिप इरिगेशन की जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो मोर देन 95% है, 95% से ज्यादा है। वहीं अपने स्प्रिंकलर फुहारा विधि है उसकी 80% से ज्यादा है, और अपने जो फ्लड सिस्टम है, ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, बाढ़ विधि है जो इरिगेशन की सिंचाई की, उसकी 40% ही है। तो अब एफिशिएंसी ज्यादा किसकी है, ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद करके गिर रहा है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, इवोपरेशन ट्रांसपायरेशन कम हो रहा है, लीच डाउन कम हो रहा है, रन ऑफ कम हो रहा है, तो एफिशिएंसी कम ज्यादा हुई ना, सीधी सी बात है। तो वो सेम ही एफिशिएंसी इंक्रीज करना ही इसका टारगेट था, और इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पल्स ईयर किसको डिक्लेयर किया गया था। इंटरनेशनल पल्सेज ईयर किसको डिक्लेयर किया गया था। ए ऑप्शन है 2014, बी ऑप्शन है 2015, सी ऑप्शन है 2012 और डी ऑप्शन है 2013। एक बार इसको आप रहने दीजिए। तो बताइए, ए ऑप्शन 2014, बी ऑप्शन 2015, सी ऑप्शन 2012 और डी ऑप्शन 2013। कब डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल पल्सेज ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है 2013। अब देखो मैंने यहाँ पे 2013 के ब्रैकेट में 16 भी लिख रखा है,
2013 को भी इंटरनेशनल पल्सेस ईयर डिक्लेयर किया गया था और 16 को भी पल्सेस ईयर डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, 13 को भी किया गया था और 16 को भी किया गया था। दोनों में से कोई सा भी आए उसको आपको राइट करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग कब डिक्लेयर किया गया था? इंटरनेशनल सॉरी इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग कब डिक्लेयर किया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मतलब फैमिली फार्मिंग है वो कब डिक्लेयर किया गया था? तो बताइए कब डिक्लेयर किया गया था? ए ऑप्शन है 2014, बी ऑप्शन है 2015, सी ऑप्शन है 2012 और डी ऑप्शन है 2013। फटाफट राइट आंसर बताइए क्या है? जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग है वो क्या है राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर है वो है 2014। 2014 इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें सही मिलान कीजिए। देखो मिलान वाले क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से टफ जरूर रहते हैं, लेकिन क्या है कि इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि अपने अगर कुछ मिलान वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो अपने ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैचिंग है, देखो अब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होंगे, सीधा सीधा अगर आपको डेट याद है तो ही आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये समझ के चलिए कि आपको सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे आंसर करना है, तब जाके आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल। लेकिन अपना टारगेट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करें, इसलिए मैंने यहाँ मैचिंग रखा है। मैचिंग थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, लेकिन फिर भी ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, बेनिफिट आपका ही होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड वेदर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है वो कब डिक्लेयर किया गया है? अब मैं आपको देखो ऑप्शन देता हूं यहाँ पे, अप्रैल का अंतिम शनिवार मतलब लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल मंथ, बी ऑप्शन है 5 जून, सी ऑप्शन है 23 मार्च और डी ऑप्शन है 29 जून, ई ऑप्शन है 12 जुलाई और एफ ऑप्शन है 16 जुलाई 16 जुलाई, जी ऑप्शन है 1 जून, एच ऑप्शन है 16 सितंबर, आई ऑप्शन है 22 अप्रैल और जे ऑप्शन है 1 मई। तो बताइए वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मतलब डिक्लेयर किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा आप डे ही बता दीजिए सीधा कमेंट में। सी ऑप्शन राइट है, यानी 23 मार्च है उसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है पृथ्वी दिवस, अर्थ डे कब डिक्लेयर किया गया है? अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं अपने? तो ऑप्शन है अपने पास अप्रैल का अंतिम शनिवार मतलब लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल मंथ, बी ऑप्शन है 5 जून, सी ऑप्शन तो आ ही चुका है, डी ऑप्शन 29 जून, ई ऑप्शन 12 जुलाई, एफ ऑप्शन 16 जुलाई, जी ऑप्शन 1 जून और एच ऑप्शन 16 सितंबर और आई ऑप्शन 22 अप्रैल और जे ऑप्शन 1 मई। तो बताइए आप अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? फटाफट आंसर कीजिए। अर्थ डे अपने सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को। कब करते हैं? 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर है 22 अप्रैल। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस वर्ल्ड वेटनरी डे, वर्ल्ड वेटनरी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ जो 11 नंबर क्वेश्चन था उसका तो हमने राइट आंसर क्या निकाला है? आई ऑप्शन राइट है। वर्ल्ड वेटनरी डे कब डिक्लेयर किया गया है? ये पहला ऑप्शन है इसके लिए अप्रैल का अंतिम शनिवार लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, बी ऑप्शन है 5 जून और उसके अलावा डी ऑप्शन है 29 जून, ई ऑप्शन है 12 जुलाई, एफ ऑप्शन है 16 जुलाई, जी ऑप्शन है 1 जून, एच ऑप्शन है 16 सितंबर और जे ऑप्शन है 1 मई। तो फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अप्रैल का अंतिम शनिवार,
लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल मंथ, ए राइट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन तो है 5 जून, उसके अलावा 29 जून, 12 जुलाई, 16 जुलाई, 1 जून, 16 सितंबर और 1 मई। तो बताइए कब डिक्लेयर किया गया है, कब सेलिब्रेट करते हैं इसको? ये करते हैं 1 मई को, है ना। तो राइट आंसर होगा इंटरनेशनल लेबर डे का, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस का 1 मई। नेक्स्ट है विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसके लिए अब आपके पास ऑप्शन है, बी ऑप्शन 5 जून, उसके अलावा 29 जून, 12 जुलाई, 16 जुलाई, 1 जून और 16 सितंबर। तो बताइए वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? जी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अब आपके पास ऑप्शन है, एक तो अपना 5 जून, ठीक है, उसके अलावा 29 जून, 12 जुलाई, 16 जुलाई और 16 सितंबर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस? देखो राइट आंसर है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का 5 जून। 5 जून यहाँ पर राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 ही ऑप्शन है। सांख्यिकी दिवस, स्टैटिक डे कब बनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस 29 जून, 12 जुलाई, 16 जुलाई और 16 सितंबर। तो बताइए सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को बनाया जाता है, डी ऑप्शन राइट है इसका। अब आपके पास 3 क्वेश्चन है और 3 ही ऑप्शन है और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड डे, नाबार्ड स्थापना दिवस, नाबार्ड फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 16 जुलाई, उसके अलावा 12 जुलाई और 16 सितंबर। ऑप्शन है 12 जुलाई, 16 जुलाई और 16 सितंबर। तो नाबार्ड फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए नाबार्ड फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? राइट ऑप्शन है 12 जुलाई, 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ई ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अब 2 क्वेश्चन हैं और 2 ही ऑप्शन है आपके पास। आईसीआर फाउंडेशन डे, आईसीआर स्थापना दिवस क्या है? ये तो सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। बताइए फटाफट, आईसीआर फाउंडेशन डे, आईसीआर डे या आईसीआर फाउंडेशन डे या फिर आईसीआर स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? 16 जुलाई को बनाया जाता है, राइट आंसर है 16 जुलाई। नेक्स्ट अब है विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? एक ही ऑप्शन बचा है, वो बचा है एच, यानी 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर अपने कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात। फिर अपने कुछ और जो इंपॉर्टेंट डेज है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं विश्व वन्य जीव सप्ताह, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान रहेगा। कैसे आसान रहेगा वो बता दूंगा। ऑप्शन है 4 अक्टूबर, 23 दिसंबर, 1 to 7 अक्टूबर, 26 नवंबर, 3 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 15 दिसंबर। कौन सा राइट होगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक। अब वीक का ऑप्शन एक ही है इसके अंदर, तो राइट आंसर दे देते अब तक। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक को अपने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं, विश्व वन्य जीव सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड हैबिटेट डे, है ना, विश्व आवास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अब आपके पास ऑप्शन जो बचे हुए हैं उनमें से आप आंसर कीजिए। ये अपना हो गया है 4 अक्टूबर, 23 दिसंबर, 26 नवंबर, 3 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 15 दिसंबर।
तो वर्ल्ड हैबिटेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर है 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी ई ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व पशु दिवस। ऑप्शन है आपके पास 4 अक्टूबर, 23 दिसंबर, 26 नवंबर, 16 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 15 दिसंबर। तो बताइए विश्व पशु दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा राइट होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं, बताइए कब करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्विकली आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके पास 23 दिसंबर, 26 नवंबर, 16 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 15 दिसंबर। तो कब अपने इसको सेलिब्रेट करेंगे, फटाफट आंसर कीजिए इसका। 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी जी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन है 23 दिसंबर, 26 नवंबर, 16 अक्टूबर और 15 दिसंबर। चार ऑप्शन है आपके पास, एक है 23 दिसंबर, दूसरा है 26 नवंबर, तीसरा है 16 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 15 दिसंबर। तो वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, फटाफट आंसर कीजिए इसका। 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, यानी राइट आंसर है वो कौन सा है, एफ ऑप्शन राइट है यहाँ पर। अब 3 क्वेश्चन है, 3 ही ऑप्शन बचे हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस, देखो राष्ट्रीय दूध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे, एक चीज ध्यान रखनी है, पहले चलो आंसर कीजिए फिर बताऊंगा मैं आपको। राष्ट्रीय मिल्क डे, राष्ट्रीय दूध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन है आपके पास 23 दिसंबर, 26 नवंबर और 15 दिसंबर। तो बताइए राष्ट्रीय दूध दिवस कब होता है। राष्ट्रीय दूध दिवस अपने सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को, 26 नवंबर को, यानी डी ऑप्शन राइट है। एक चीज ध्यान रखना, एक मैंने आपको पीछे की जो मैचिंग थी उसमें विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे बताया था। वर्ल्ड मिल्क डे है वो 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ये नेशनल मिल्क डे है यानी राष्ट्रीय दूध दिवस, ये इंडिया का पर्टिकुलर डे बनाया गया है। तो ये अपने कब सेलिब्रेट करते हैं, ये अपने 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक वर्ल्ड मिल्क डे है जो 1 जून को होता है, एक नेशनल मिल्क डे है वो 26 नवंबर को होता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टी डे, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक 23 दिसंबर है और दूसरा 15 दिसंबर है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, फटाफट आप आंसर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 2 ही ऑप्शन में से एक देना है, 23 दिसंबर और 15 दिसंबर। तो ये राइट आंसर है यहाँ पे, 15 दिसंबर को अपने सेलिब्रेट करते हैं। और नेक्स्ट है फार्मर डे, किसान दिवस, ये तो सबको पता होगा, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो। फार्मर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, फार्मर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, फटाफट आंसर कीजिए, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। यहाँ पे जो पौधों की उत्कृष्टताएं हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो देखो आपको अगर सीधा सीधा नाम पता है तो आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहला है अपना, सबसे छोटा फूल है, सबसे छोटा फूल कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्लावर इन वर्ल्ड, विश्व में सबसे छोटा फूल कौन सा है। लोडोसिया, पुया, यूकोलिप्टिस, स्कोया, मुसा पेरेडिसिका यानी केला, ऑर्किड, लोडोसिया, वुल्फिया, बैम्बू, रेफेसिया, विक्टोरिया और वुल्फिया। तो बताइए कौन सा है वो सबसे छोटा फ्लावर है। तो सबसे छोटा फ्लावर, स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्लावर है वो है वुल्फिया, वर्ल्ड का सबसे छोटा जो फ्लावर, सॉरी अब ठीक है, वर्ल्ड का जो सबसे छोटा फ्लावर है वो वुल्फिया है, यहाँ पर एल ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे छोटा बीज, वर्ल्ड का सबसे छोटा बीज, स्मॉलेस्ट सीड कौन सा है। ऑप्शन है लोडोसिया, ऑप्शन
अगला है ये अपना एक ऑप्शन तो अपने कवर कर लेते हैं, कम ऑप्शन बचेंगे आपके पास। तो ऑप्शन है सबसे छोटे बीज के लिए, स्मॉलेस्ट सीड के लिए, लोडोसिया, मल्डीविया, पुया, रेमोनोडी, यूकोलिप्टिस, स्कोया गिग्नेटन, मुस्सा पैराडिसिका, ऑर्किड, लोडोसिया, वुल्फिया माइक्रोस्कोपिका, बेम्बू, रेफेसिया एर्नोलाडी और विक्टोरिया रीजिया। किसका सीड है वो सबसे छोटा होता है? तो यहां पर अपनी बात चल रही है सबसे छोटे बीज की, स्मॉलेस्ट सीड की। तो सबसे स्मॉलेस्ट सीड होता है ऑर्किड का। तो यहाँ पे राइट आंसर है एफ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट बात करें अपने सबसे छोटा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब आवर्त बीज है ना, अब हमने ऑलमोस्ट आसपास पौधे हैं वो एंजियोस्पर्म ही है। तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है? लोडोसिया, बी ऑप्शन पोया, सी ऑप्शन यूकोलिप्टिस, डी ऑप्शन स्कोया, ई ऑप्शन मुस्सा पैराडिसिका, अगला ऑप्शन लोडोसिया, उससे अगला ऑप्शन वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया, उससे अगला ऑप्शन बैम्बूसा, उससे अगला ऑप्शन रेप्लेशिया एर्नोलाडी और उससे अगला ऑप्शन है विक्टोरिया रीजिया। तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है? सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका। वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका, एच ऑप्शन राइट है। और वोल्फिया का ही फ्लावर सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। स्मॉलेस्ट फ्लावर भी वोल्फिया और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वो भी कौन सा होता है? वोल्फिया होता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा फल यानी लार्जेस्ट फ्रूट कौन सा होता है? यहां पर ऑप्शन है अब आपके पास लोडोसिया, पोया, यूकोलिप्टस, स्कोया, मुस्सा पैराडिसिका, लोडोसिया, सिचेलेरियम जिसको डबल कोकोनट के नाम से जानते हैं, बैम्बूसा, रेफेसिया रेनोलोडी और विक्टोरिया रीजिया। तो सबसे बड़ा फल किसका होता है? फटाफट आंसर कीजिए। लोडोसिया मालडीविया का होता है, ठीक है। इसका जो फ्रूट होता है वो कोकोनट दो होते हैं उनसे भी बड़े साइज का, और मैं बोलूं कि जैसे आप देखते हो कटहल उससे भी बड़े साइज का होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा फूल, लार्जेस्ट फ्लावर इन वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट फ्लावर किसका होता है? ऑप्शन अब आपके पास है पुया, यूकोलिप्टिस, स्कोया, मुस्सा पैराडिसिका, लोडोसिया, बैम्बूसा, रेप्लेशिया और विक्टोरिया रीजिया। तो सबसे बड़ा फूल किसका है? फटाफट आंसर कीजिए। रेफेसिया एर्नोलोडी राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। रेफेसिया का फ्लावर सबसे बड़ा होता है, ये हो गया जे ऑप्शन। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस। फूलों का जो गुच्छा होता है वो इनफ्लोरेसेंस है। तो लार्जेस्ट इनफ्लोरेसेंस किसका होता है? ऑप्शन है आपके पास पुया, यूकोलिप्टिस, सिकोया, मुस्सा पैराडिसिका, लोडोसिया, बैम्बूसा और विक्टोरिया रीजिया। तो बताइए सबसे बड़ा जो पुष्पक्रम है वो किसका है? फटाफट आंसर कीजिए, सबसे बड़ा पुष्पक्रम। बी ऑप्शन राइट है, पुया रेमोनोडी। पुया रेमोनोडी का जो पुष्पक्रम होता है इनफ्लोरेसेंस वो सबसे बड़ा होता है, यानी यहाँ राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ी पत्ती, लार्जेस्ट लीफ किसकी होती है? ऑप्शन है आपके पास यूकोलिप्टिस, सिकोया, मुस्सा पैराडिसिका, लोडोसिया, बैम्बूसा और विक्टोरिया रीजिया। तो सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? फटाफट आंसर कीजिए। ये होती है विक्टोरिया रीजिया की, के ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, विक्टोरिया रीजिया की पत्ती सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट लार्जेस्ट हर्ब, सबसे बड़ी शाख है। एक हर्बेसियस पौधे होते हैं, एक वुडी प्लांट होते हैं जिनमें नहीं लकड़ी जिसमें नहीं बनती है वो हर्बेसियस प्लांट यानी शाख के पौधे, और जिनमें लकड़ी यानी वुड डेवलप होती है वो वुडी प्लांट होते हैं। तो मैंने सबसे बड़ा शाकीय पौधा पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास यूकोलिप्टिस, सिकोया, मुस्सा पैराडिसिका बोले तो केला, लोडोसिया और बैम्बूसा। तो इनमें सबसे बड़ी शाख कौन सी है? सबसे बड़ा शाकीय पौधा कौन सा है? हर्बेसियस प्लांट कौन सा है? फटाफट आंसर कीजिए, बहुत आसान है ये है बनाना, केला, यानी ये अपना मुस्सा पैराडिसिका, ई ऑप्शन राइट है। मुस्सा पैराडिसिका ई ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट अपने बात करें, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है, हाइट में सबसे ज्यादा, है ना, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इन वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा है? तो फटाफट आंसर कीजिए, विश्व का सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा है? यूकोलिप्टिस, जो ऑस्ट्रेलियन यूकोलिप्टिस कहलाता है, सिकोया, लोडोसिया और बैम्बूसा, इनमें से कौन सा है? यूकोलिप्टिस एक ऑप्शन, दूसरा सिकोया ऑप्शन, तीसरा लोडोसिया ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बैम्बूसा। इन चारों में से ही आपको आंसर करना है, फटाफट बताइए। देखो, राइट आंसर है यूकोलिप्टिस। यूकोलिप्टिस है वो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है। कई तरह के यूकोलिप्टिस है, जिनमें ऑस्ट्रेलियन यूकोलिप्टिस है वो सबसे लंबा होता है, ठीक है, टॉलेस्ट होता है। सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म सबको मिला के। ये अब आपके पास ऑप्शन बहुत कम है, उनमें से ही आपको आंसर करना है। जस्ट ऑप्शन है एक सुकोया गिगनाटा, दूसरा है लोडोसिया, तीसरा है बैम्बूसा। इन तीनों में से सबसे लंबा जो ट्री है वो कौन सा है? वैसे तो ऑप्शन तो आपके लिए 10 के 10 ही है। सबसे लंबा, पहले मैंने सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पूछा था, वो ऑस्ट्रेलियन यूकोलिप्टिस है। अब है सबसे बड़ा पेड़, चाहे वो एंजियोस्पर्म है चाहे जिम्नोस्पर्म है, मतलब दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आप यूकोलिप्टिस भी दोबारा आंसर आ सकता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो बताइए, यूकोलिप्टिस, कोया, लोडोसिया और बैम्बू, इनमें सबसे जो लंबी ट्री है वो कौन सी है? सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? सिकोया गिगनाटा है वो सबसे लंबा है, यानी डी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पूछे तो ऑस्ट्रेलियन यूकोलिप्टिस है, लेकिन सबसे लंबा अगर पेड़ पूछे तो यूकोलिप्टिस, ऑस्ट्रेलियन यूकोलिप्टिस से भी लंबा होता है सिकोया गिगनाटा, जो जिम्नोस्पर्म होता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी घास, यानी सबसे बड़ी का मतलब है यहाँ सबसे लंबी, है ना। तो सबसे जो टॉलेस्ट ग्रास है वो कौन सी है? सबको पता है ये, फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन सिर्फ दो आपके पास बचे हुए, लोडोसिया और बैम्बूसा, इन दोनों में से आंसर करना है। जाहिर सी बात है, बैम्बूसा जो बांस है वो इस दुनिया की सबसे बड़ी घास मानी जाती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर आई ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लार्जेस्ट सीड इन वर्ल्ड, सबसे बड़ा बीज लुडोसिया सिचेलेरियम, इसके जो बीज का साइज होता है वो डबल कोकोनट से भी बड़े साइज का, बीज का साइज इतना बड़ा होता है। और इसके जो एक और स्पीसीज है लोडोसिया मालडीविया, उसका तो फल सबसे बड़ा है, हमने अभी बात कर ही ली है, और बीज सबसे बड़ा है वो लोडोसिया, लेकिन स्पीसीज है वो है सिचेलेरियम जो है ना, डबल कोकोनट के साइज का इसका सीड होता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है वो जी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें अब अगले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर ये भी मैचिंग टाइप के है, लेकिन कम है मैचिंग। यहाँ पे देखिए 6 ही मैचिंग दी हुई है यहाँ पे, तो इनमें से आपको आंसर करना आसान रहेगा। तो यहाँ क्या मैच करना है आपको? कौन सी क्रॉप में कौन सा जहरीला पदार्थ है, यानी टॉक्सिक जो कंपाउंड है वो पूछे मैंने यहाँ पे। तो हाइड्रोसेनिक एसिड, जिसको HCN या धुरिन या प्रूसेनिक एसिड बोल दिया जाता है, ये कौन सी फसल में देखने को मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे ये कितने दिन तक बनता है, कितने दिन के बाद की जो फसल है वो अपने काम में लेनी चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, ये अपने क्रॉप्स में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना पूछा गया है, हाइड्रोसेनिक एसिड या प्रूसेनिक एसिड या धुरिन है वो किसमें बनता है? ऑप्शन है आपके पास कुसुम, बी ऑप्शन सरसों और राई, सी ऑप्शन अरहर और चौला, डी ऑप्शन सेमफली, ई ऑप्शन बाजरा और एफ ऑप्शन ज्वार। कुसुम, ऑप्शन ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कुसुम यानी सेफ्लावर, रेपसीड मस्टर्ड, पिजन पी और काउ पी, और बीन, मिलेट और सोरगम, कौन सा राइट है? किसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड या प्रूसेनिक एसिड या धुरिन बनता है? तो राइट ऑप्शन आप सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्वार के अंदर यानी सोरगम के अंदर बनता है। ये पशुओं के लिए घातक होता है, ठीक है। बाकी कब बनता है, कितने दिन तक बनता है, कब काटना चाहिए, क्रॉप में बात करेंगे। अभी हम रिलेवेंट टॉपिक पे ज्यादा जा नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपना टेस्ट है वो बहुत लंबा खींच जाता है। आगे अपने को सोरगम का भी तो टेस्ट लेना है, वहां पे अपने डिस्कस करेंगे इसका। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो टॉक्सिक कंपाउंड है यानी जहरीला पदार्थ है वो किस में बनता है? ऑप्शन है आपके पास कुसुम यानी सेफ्लावर,
सरसों और राई यानी रेपसीड मस्टर्ड, अरहर और चंवला, पिजन पी और काउपी, बीन और मिलेट किसमें ऑक्जेलिक एसिड बनता है? तो आंसर कीजिए फटाफट। ऑक्जेलिक एसिड किसमें बनता है? बाजरा में ऑक्जेलिक एसिड बनता है, लेकिन बहुत कम बनता है ना, ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है। पॉलीफिनोलिक्स, पॉलीफिनोलिक्स जो जहरीला तत्व है यानी पॉइजनस जो कंपाउंड है या टॉक्सिक कंपाउंड है, वो कौन सी क्रॉप में बनता है? अब आपके पास ऑप्शन बचे हुए हैं चार। कौन कौन से बचे हुए हैं? ये ऊपर वाले चार ऑप्शन, ये तो अपने क्लियर हो गई। कुसुम, सरसों वैराई, अरहर चंवला और सैंपली, यानी सेफ्लावर, रेपसीड मस्टर्ड, पिजन पी काउपी और बीन किसमें बनता है जी? पॉलीफिनोलिक जो है वो किसमें बनता है? ये बनता है आपका सेफ्लावर में बनता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है यूरेसिक एसिड। यूरेसिक एसिड जो टॉक्सिक कंपाउंड है वो कौन सी क्रॉप में बनता है? यूरेसिक एसिड कौन सी क्रॉप में बनता है? ये तो अपने ऑप्शन हो ही गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तीन ऑप्शन बचे हैं आपके पास। यूरेसिक एसिड किसमें? सरसों राई यानी रेपसीड मस्टर्ड में, अरहर चंवला यानी पिजन पी और काउपी और बीन यानी सैंपली किसमें बनता है जी? यूरेसिक एसिड है। यूरेसिक एसिड जो है ये आपका बनता है, फटाफट आंसर कीजिए। सरसों और राई में बनता है, बी ऑप्शन है। कौन सा राइट है यहाँ पर? बी ऑप्शन राइट है, रेपसीड मस्टर्ड के अंदर पॉइजनस। बाकी जो क्रूसीफेरी जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, सरसों राई उसी में करते हैं, उनमें सिनी ग्रीन भी बनता है। सिनी ग्रीन भी पॉइजनस कंपाउंड होता है और इसमें सरसों और राई में यूरिसिक एसिड भी होता है। नेक्स्ट अपने बात करें ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो पॉइजनस कंपाउंड है, जहरीला पदार्थ है, वो कौन सी क्रॉप में बनता है? ऑप्शन आपके पास दो है, अरहर चंवला और दूसरा है सैंपली। तो बताइए ट्रिप्सिन इनहिबिटर किस में बनता है? अरहर और चंवला में बनता है, यानी पिजन पी और काउपी में बनता है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट है हेमाग्लूटिनिन ट्रिप्सिन और एमाइलोज इनहिबिटर, ये किस में बनता है? हेमाग्लूटिनिन, ट्रिप्सिन और एमाइलोज इनहिबिटर किस में बनता है? ये तो हो ही गया था। अब बचा क्या? बीन बचा, तो राइट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन राइट है, बीन के अंदर बनता है। अब बैचिंग से एक बार बोर हो गए होंगे तो अपने ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं वापस। देखो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक है, पहले हम वैसे भी बात कर चुके हैं। ए ऑप्शन है विलियम गोड, बी है एम एस स्वामीनाथन, सी है डेकन डॉली और डी ऑप्शन है थॉमस एंड्रयू नाइट। देखो अपने यहाँ पे इंडिया के जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फाउंडर है, जनक है, फादर है, उनका पूछा गया है, तो बताइए कौन है? आपने पहले ये क्वेश्चन कर ही रखा है। राइट ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन है, सोचने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अपना, ये सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, तो दोबारा अपने ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, 46 को छोड़ दीजिए ना। नीली क्रांति के जनक है, ब्लू जो रिवोल्यूशन है उसके जनक कौन है? ए ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन, बी है डॉक्टर हीरालाल चौधरी, सी ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन और डी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा। ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? पता होगा आपको, है ना? एक्वेटिक जो एनिमल है उनसे, या अपने बोले मछली उत्पादन से संबंधित है, तो इसके जनक किसे कहते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। बी ऑप्शन राइट है, डॉक्टर हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति के जनक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन या नीली क्रांति के जनक या फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक है, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन या फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। व्हाइट रिवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? ए ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन, बी है ऑप्शन है डॉक्टर हीरालाल चौधरी, सी ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन और डी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनको मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सी ऑप्शन राइट है। इनको मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है, फादर एंड फाउंडर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, यानी ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 49, पूरे का पूरा टॉपिक पे अपने डिस्कस करेंगे अमूल और जो श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड है, वहां मतलब टॉपिक पे डिस्कस का मतलब उसका पूरे का क्विज होगा, तो वहां पे ये फिर से चीजें रिपीट होनी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, जो स्वर्ण क्रांति है उसके जनक कौन है? फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन या फाउंडर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन।
ए ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है डॉक्टर हीरालाल चौधरी, सी ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन और डी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत आसान है, पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। राइट आंसर है डी ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्डा। यानी डॉक्टर के एल चड्डा को फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन यानी सुनहरी क्रांति के जनक कहा जाता है, और ये इन्हें हॉर्टिकल्चर के नेशनल साइंटिस्ट भी कहा जाता है, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है। इंडिया के फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न हॉर्टिकल्चर भी डॉक्टर के एल चड्डा को कहा जाता है, और हॉर्टिकल्चर की सबसे पॉपुलर बुक हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के राइटर भी डॉक्टर के एल चड्डा है, और नेशनल हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट की भी उपाधि इन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट है हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, जो ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ड है वो किसने दिया था। ए ऑप्शन है विलियम गोड, बी ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है डेकन डॉली और डी ऑप्शन है थॉमस एंड्रयू नाइट। तो बताइए किसने दिया था ये ग्रीन रिवोल्यूशन जो वर्ड है, फटाफट आंसर कीजिए। ए ऑप्शन है विलियम्स गोड, बी ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है डेकन डॉली और डी ऑप्शन है थॉमस एंड्रयू नाइट। तो ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ड दिया था यहाँ पे विलियम्स गोड ने दिया था, ए ऑप्शन राइट है। वैसे तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो है अपने लिबर्टी हेडेवेली, पूरे विश्व में फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर लिबर्टी हेडेवेली को बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर यानी भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक एम एच मोरी गौड़ा को बोलते हैं, और यूरोपियन कंट्री के अंदर जो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो थॉमस एंड्रयू नाइट को बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो वहां लिबर्टी हेडेवेली नहीं हो तो ध्यान रखना थॉमस एंड्रयू नाइट है, यूरोपियन कंट्री और इस साइड है, इनको मतलब फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था, यानी इंडिया के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया। ए ऑप्शन है 1965, बी ऑप्शन है 1966 टू 1967, सी ऑप्शन है 1967 टू 1968 और डी ऑप्शन है 1978। कब स्टार्ट हुई थी, 65 में, 66 में और 67 में और 78 में। तो बताइए कब स्टार्ट हुई थी। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे, ये स्टार्ट हुई थी 66-67 में स्टार्ट हुई थी। बी ऑप्शन राइट है। 66-67 में स्टार्ट हुई थी और 78 तक इसका दौर चला था। ठीक है, ये ग्रीन रिवोल्यूशन का ड्यूरेशन है 1966-7 से लेकर 1978 तक। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति में मुख्य कौन सी फसल पर ध्यान दिया गया था। ए ऑप्शन गेहूं यानी व्हीट, बी ऑप्शन चावल, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों यानी बोथ और डी ऑप्शन बाजरा यानी मिलेट। ग्रीन रिवोल्यूशन में टारगेट जो क्रॉप थी वो कौन सी थी। ए ऑप्शन व्हीट, बी ऑप्शन राइस, सी ऑप्शन व्हीट एंड राइस और डी ऑप्शन है मिलेट। किस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था, फटाफट राइट आंसर कीजिए। कई लोगों ने तो अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी होगी, जहां ऑल ऑफ दीज या फिर बोथ आते हैं तो वो तो तुरंत उसको कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा संभावना होती है ना सही होने की। बैंकिंग के एग्जाम में ऐसा मत कर देना, जरूरी नहीं ऐसा होता है। तो यहाँ पे अभी तो ठीक है, सी राइट होगा। ठीक है, व्हीट और राइस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था, और इनमें भी सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट हुआ था वो व्हीट के अंदर हुआ था। ठीक है, वैसे टारगेट था, ग्रीन रिवोल्यूशन का टारगेट था सभी खाद्यान्न की फसलों पर ध्यान देना ना। ऑल ओवर जो फूड ग्रेन क्रॉप है उनका मतलब उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना, और फूड ग्रेन के मामले में इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाना, ताकि कहीं से भी इंपोर्ट करने की जरूरत न पड़े। ये मेन टारगेट था। खाद्यान्न के मामले में फूड ग्रेन यानी फूड ग्रेन में आपका सीरियल अनाज भी आ जाता है और पल्सेज यानी दाल भी आ जाती है। तो इनका प्रोडक्शन इंक्रीज करना था ग्रीन रिवोल्यूशन का टारगेट, ताकि अपने को ये इंपोर्ट न करनी पड़े। नो डाउट खाद्यान्न के मामले में कहीं ना कहीं हम सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, स्पेशली खाद्यान्न के मामले में, अनाज के मामले में। तो ये हरित क्रांति की देन है। हरित क्रांति के कुछ ड्रॉबैक भी रहे, कुछ नुकसान भी रहे, वो अपने बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट अब अपने ये लास्ट एक मैचिंग डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद आज इतने ही क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी बात की, यंत्रों की बात की, कौन सा यंत्र किस काम आता है। ठीक है, तो ये अपना मैचिंग का आज अभी जो लास्ट मैचिंग है ये रहेगा। तो पहला है वाष्पीकरण दर मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, यानी जो इवोपरेशन रेट होती है उसको किससे मेजर किया जाता है। ए ऑप्शन है बेरोग्राफ, बी ऑप्शन है बेरोमीटर, सी ऑप्शन है ब्रिग्स हाइग्रोमीटर, डी ऑप्शन है ब्यूटारोमीटर, ई ऑप्शन है क्रिस्कोग्राफ, एफ ऑप्शन है आल्मोमीटर,
जी ऑप्शन है एनेरोइड बैरोमीटर, एच ऑप्शन है एनीमोमीटर, आई ऑप्शन है एक्सोनोमीटर और जे ऑप्शन है एरोमीटर। तो किससे अपने जो वाष्पीकरण दर है, इवोपरेशन रेट है, वो मेजर करते हैं? एल्मोमीटर से। मीटर लिखा हुआ है, मीटर होता है, एल्मोमीटर से ना, एफ ऑप्शन राइट होगा। पहले का जो राइट ऑप्शन है वो एल्मोमीटर है, यानी जो वाष्पीकरण दर है वो एल्मोमीटर से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है वायु दाब मापने के लिए काम में लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किससे मेजर किया जाता है? ऑप्शन है बेरोग्राफ, उसके अलावा बेरोमीटर, ब्रिग्स हाइग्रोमीटर, ब्यूटारोमीटर, क्रिस्कोग्राफ, एंड्रॉइड बैरोमीटर, एनीमोमीटर, ऑक्जेनोमीटर और एरोमीटर। तो बताइए किससे अपने ज्ञात करते हैं? जो वायु दाब ज्ञात करते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे एनेरोइड बैरोमीटर राइट है, जी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है वायु गति मापने का यंत्र है। विंड वेलोसिटी या विंड की जो स्पीड है उसको किससे मेजर किया जाता है? ऑप्शन है बेरोग्राफ, नेक्स्ट है बैरोमीटर, नेक्स्ट है ब्रिग्स हाइग्रोमीटर, ब्यूटारोमीटर, क्रिस्कोग्राफ, एनीमोमीटर, ऑक्जेनोमीटर और एरोमीटर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल है, बहुत बार छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राइट ऑप्शन है एनीमोमीटर, यानी एच ऑप्शन राइट है। ठीक है। नेक्स्ट है पादप वर्दी मापने के लिए काम में लेते हैं। प्लांट ग्रोथ मेजर करने के लिए कौन सा मीटर काम में लेते हैं? तो बताइए कौन सा मीटर काम में लेते हैं? राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑक्जेनोमीटर, आई ऑप्शन राइट होगा। ऑक्जेनोमीटर काम में लिया जाता है। कौन सा काम में लेते हैं? ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट है हवा और गैसों के वजन और घनत्व को मापने का यंत्र है। यानी हवा और गैसों का वजन, यानी उनके प्रेशर को और उनके डेंसिटी को मापने के लिए कौन सा यंत्र अपने काम में लेते हैं? ऑप्शन है हमारे पास बेरोग्राफ, बी ऑप्शन बैरोमीटर, सी ऑप्शन ब्रिग्स हाइग्रोमीटर, डी ऑप्शन ब्यूटारोमीटर, सी ऑप्शन क्रिस्कोग्राफ और नेक्स्ट ऑप्शन है एरोमीटर। तो कौन सा आपने काम में लेते हैं? हवा और गैसों का वजन, वेट ऑफ एयर एंड गैसेज एंड डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैसेज। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन है बेरोग्राफ, बैरोमीटर, ब्रिग्स हाइग्रोमीटर, ब्यूटारोमीटर, क्रिस्कोग्राफ और एरोमीटर। तो बताइए फटाफट। राइट आंसर है जे ऑप्शन, एरोमीटर काम में लेते हैं। कौन सा काम में लेते हैं? एरोमीटर काम में लेते हैं। नेक्स्ट है वायु दाब लेखी। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम किस में लिखते हैं? बेरोग्राफ, बैरोमीटर में, ब्रिग्स हाइग्रोमीटर में, ब्यूटारोमीटर में और क्रिस्कोग्राफ में। किस में काम लिखते हैं? सिंपल सा लिखना पूछा है, कौन से ग्राफ में लिखते हैं? बेरोग्राफ में लिखते हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बेरोग्राफ राइट होगा। नेक्स्ट है वायु दाब मापक यंत्र है। तो यहाँ वायु दाब मापक देखो, मैंने यहाँ पे आपको एंड्रॉइड बैरोमीटर बताया था और यहाँ पे बैरोमीटर, तो एक ही बात है, बैरोमीटर है वायु दाब मापक, है ना। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बैरोमीटर से ही मापते हैं। तो मैंने यहाँ एक जगह एंड्रॉइड बैरोमीटर और एक जगह बैरोमीटर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बैरोमीटर आ जाए तो भी ठीक है, एंड्रॉइड बैरोमीटर आ जाए तो भी ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया ताकि आप में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट है टीएसएस मापने का यंत्र है। टोटल सोल्यूबल सॉलिड को मेजर किससे करते हैं? कुल घुलनशील ठोस को किससे मापते हैं? तीन ऑप्शन बचे हैं, ब्रिग्स हाइग्रोमीटर, ब्यूटारोमीटर और क्रिस्कोग्राफ। बताइए। तो यहाँ पे ब्रिग्स हाइग्रोमीटर से मापते हैं, सी ऑप्शन राइट है। टीएसएस है वो ब्रिग्स हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, ब्रिग्स हाइग्रोमीटर से मापते हैं। वायुदाब लेखी जो है वो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखा नहीं, ए ऑप्शन है। और उसके बाद वायुदाब मापक यंत्र बैरोमीटर या एंड्रॉइड बैरोमीटर, एक ही बात है। तो टीएसएस जो मापते हैं ब्रिग्स हाइग्रोमीटर, उसके अलावा रेफ्रेक्टोमीटर होता है, उससे भी मापते हैं। हैंड रेफ्रेक्टोमीटर, डिजिटल रेफ्रेक्टोमीटर, ये भी चलते हैं, टीएसएस मापते हैं। कई बार स्टूडेंट बोलता है जी ये अपने इससे मापते हैं, और तो फिर ये एक किताब में तो लिखा हुआ था रेफ्रेक्टोमीटर, एक में लिखा हुआ ब्रिग्स हाइग्रोमीटर। किसी एक चीज को मापने के लिए दो तरह के मीटर, तीन तरह के मीटर, चार तरह के मीटर हो सकते हैं, अलग अलग टेक्निक हो सकती है ना। अभी और भी आएगा ऐसा एक क्वेश्चन निकल के। दूध में वसा की मात्रा को मापने का यंत्र है। यानी मिल्क के अंदर फेट एनालिसिस करने का जो अपने मीटर काम में लेते हैं वो कौन सा काम में लेते हैं? दो ऑप्शन है, एक ब्यूटारोमीटर है और दूसरा है क्रिस्कोग्राफ है। तो बताइए कौन सा राइट होगा? ज्यादा टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत आसान है, फटाफट बताइए।
ब्यूटारोमीटर काम में लेते हैं। ठीक है, बाकी एनिमल हस्बेंड्री में भी डिस्कस होगा इसका। पादपों की वृद्धि मापने का यंत्र है, पहले भी मैंने पूछा है, ये भी अब पादपों की वृद्धि। प्लांट ग्रोथ किससे मेजर करते हैं? क्रिस्कोग्राफ। तो प्लांट जो ग्रोथ है वो क्रिस्कोग्राफ से भी अपने कैलकुलेट करते हैं, मतलब मेजर करते हैं, क्रिस्कोग्राफ से भी मापते हैं। ठीक है, प्लांट की जो वृद्धि है वो क्रिस्कोग्राफ से भी मापी जाती है। और उसके अलावा पहले भी मैंने पूछा था, तब बताया था ऑक्जेनोमीटर। तो ऑक्जेनोमीटर से भी प्लांट ग्रोथ अपने मेजर करते हैं और क्रिस्कोग्राफ से भी मेजर करते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अपना, अब देखो मैंने आंसर लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। इवोपरेशन है वो किससे अपने मेजर करते हैं? तो इवोपरेशन अपने एल्मोमीटर से करते हैं। वायु दाब माप भी है वो बेरोमीटर होता है या एंड्रॉइड बेरोमीटर होता है। वायु गति मापने का जो मीटर होता है वो एनीमोमीटर होता है। पादप वृद्धि मापने के लिए अपने क्रिस्कोग्राफ भी काम में लेते हैं और उसके अलावा अपने ऑक्जेनोमीटर भी काम में लेते हैं। हवा और गैसों के वजन और घनत्व को मापने के लिए अपने एरोमीटर काम में लेते हैं। वायु दाब लिखने के लिए बेरोग्राफ काम में लेते हैं और वायु दाब मापक मैंने बता ही दिया है। टीएसएस मापने के लिए ब्रिक्स हाइग्रोमीटर या रेफ्रेक्टोमीटर काम में लेते हैं और दूध में वसा की मात्रा मापने के लिए ब्यूटारोमीटर काम में लेते हैं। ठीक है, पादवर्दी के लिए मैंने आपको बता ही दी है। तो ये अपना आज के इस लेक्चर में हमने 62 क्वेश्चन कवर किए हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये सेम ही टॉपिक रहेगा। क्या टॉपिक रहेगा अपना? टॉपिक का नाम था अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये अगला टॉपिक फिर से अपने कैंसिल करते हैं ताकि अपने बहुत सारे क्वेश्चन है वो कवर कर पाए। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक भी अपना 29 जो अगस्त को टेस्ट होगा वो सेम ही टॉपिक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे पहले में अलग क्वेश्चन थे, इसमें अलग है और अगले में भी अलग क्वेश्चन होंगे। तो आज का अपना टेस्ट कंप्लीट होता है। अपना एनालाइज कर लेना कितने आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनालाइज बहुत जरूरी है, पता लगे कि हम कितने पानी में और कितने पानी से बाहर है। ठीक है, तभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको फाइट कर पाएंगे। थैंक यू।